हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डे 3 है इंग्लिश पेडागोजी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड नोट्स अवेलेबल होंगे। आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग विद इन एंड अक्रॉस द स्कूल सिस्टम्स प्रेजेंट ए क्लियर पिक्चर इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू द लैंग्वेज इन एंड आउटसाइड स्कूल। सो बेसिकली ये लाइन हमें कहता है कि जो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग स्कूल में ऐसी होती है कि स्टूडेंट को लैंग्वेज का एक्सपोज़र बहुत मिलता है, स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह। It is known as the global language in India because it is available everywhere in the environment. सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इस पॉइंट का मतलब अगर हम समझें तो इसमें लिखा है कि इंडिया में इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह मिलती है, चाहे इन्वायरमेंट हो, सब्जेक्ट हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जहाँ इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है। इट वॉज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज इन द पास्ट, बट नाउ इट इज़ viewed as a link language to communicate in a multicultural and multilingual society such as India. पहले इंग्लिश सिर्फ लाइब्रेरी तक लिमिटेड थी, लेकिन अब ये लिंक लैंग्वेज बन गई है जो अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेज के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज काम करती है, खास करके ऐसे मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में जैसे इंडिया। It is present everywhere as it bridges the gaps of dialects, culture, and region and help in improving communication with the people रिसाइडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। इस पॉइंट को अगर हम समझें तो इसमें लिखा है ये हर जगह प्रेजेंट है क्योंकि ये डायलेक्ट्स, कल्चर और रिलीजन के बीच का गैप ब्रिज करता है और दुनिया के दूसरे कोने के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाता है। It enriches the linguistic range of an individual as the English language is seen as the universal and standard language that aims to provide an individual a global identity. ये हमें कहता है, इस पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के लिंग्विस्टिक रेंज को एनरिच करता है क्योंकि इंग्लिश को एक यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। ये एक व्यक्ति को ग्लोबल आइडेंटिटी देने में मदद करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP, language education and language learning as multilingualism and the power of language, which is essential for learning in a school. As per NEP 2020, all children should be encouraged to respect each other's native language to create a culture of multilingualism, as this policy proposes that children should be taught in home local language. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में लैंग्वेज एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इस पॉलिसी का मेन फोकस है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि कई लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना, यानी कि कई भाषाओं का इस्तेमाल। NEP कहता है कि बच्चों को अपनी लोकल या होम लैंग्वेज में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और बेहतर हो। Now, the policy promotes multilingualism as multilingual education stresses using a student's mother tongue or native language to teach students and to make learning effective. बेसिकली इस पॉइंट को अगर हम समझें तो ये पॉइंट हमें कहता है NEP के अकॉर्डिंग बच्चों को उनकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का प्रोसेस और इफ़ेक्टिव हो। ये पॉलिसी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है, जिसमें अलग अलग भाषाएं सीखने का फ़ायदा होता है। और ये कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निटिव क्या होता है, दिमाग की
काम करने का, ठीक है। तो यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। नाउ NEP emphasizes that children will be exposed to different languages early on, but with a particular emphasis on the mother tongue, starting from the foundational stage onwards, as multilingualism has great cognitive benefits for young student, as per the new educational national educational policy NEP, the medium of। सो ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम समझते हैं कि पॉलिसी ये भी कहती है कि बच्चों को अर्ली एज से अलग अलग लैंग्वेज का एक्सपोज़र मिलेगा, लेकिन फोकस उनकी यानी कि मदर टंग और क्या हो लोकल लैंग्वेज पर होगा। इससे बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और उनका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। सो अगर हम इंस्ट्रक्शन अल्टिल एट लिस्ट grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother टंग, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या करना चाहिए कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अलग अलग लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलेगा, बस उनकी मदर टंग पे होना चाहिए और होम लैंग्वेज पे होना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे बच्चों का कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव हो और उनकी ओवरऑल जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो अच्छी हो सके। नाउ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो पहला है phoneme. So it is the smallest unit of language. It is a unit of sound in speech. It does not have any meaning itself, but when you put phonemes together they make words, example A, B, C, etc. अब हम पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है फोनेम। सो ये क्या होता है, ये लैंग्वेज का सबसे छोटा साउंड यूनिट है। जैसे आप ए, बी, के बोलते हैं, ये सब फोनेम्स हैं। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब इनको मिलाकर वर्ड्स बनते हैं तब उनका मीनिंग बन जाता है। जैसे कैट में CAT फोनेम्स हैं। नाउ फोनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स। सो फोनोलॉजी क्या होता है, ये एक स्टडी है जिसमें हम साउंड के पैटर्न्स को समझते हैं और ये कैसे वर्ड्स बनाते हैं ये देखा जाता है। इनमें ये भी समझते हैं कि किस साउंड का क्या मीनिंग होता है। नाउ morpheme, it is the smallest unit of a word that provides a specific meaning to a string of letters, example cat, bat, etc. सो morpheme क्या होता है, ये एक वर्ड का सबसे छोटा यूनिट है जो कोई मीनिंग देता है। जैसे कैट एक मॉर्फिन है क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग होता है। अगर कैट लिखते हैं तो एस भी एक मॉर्फिम है जो बताता है कि ये प्लूरल है। नाउ वी डिस्कस अवर फर्दर टॉपिक्स। सो अब हमारा पॉइंट है सिमेंटिक। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन ए सेंटेंस हैव ए मीनिंग देन इट इज़ नोन एज सिमेंटिक सेंटेंसेस, एग्जाम्पल राम गोज़ टू स्कूल। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है, सिमेंटिक। जब किसी सेंटेंस में सभी वर्ड्स का अपना एक मीनिंग होता है तो उसे सिमेंटिक सेंटेंस कहा जाता है। मतलब जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें तो राम गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे सेंटेंस का क्लियर मीनिंग है कि राम स्कूल जा रहा है। नाउ सिंटैक्स in this structure of a sentence is important. This means the sentence should follow the grammar rules and the subject, object and verb should be at the correct place. So basically syntax क्या होता है, आइए समझते हैं। ये syntax की structure से related है, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब सेंटेंस को ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही तरीके से लिखना या बोलना ज़रूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सही ऑर्डर होना चाहिए। एग्जांपल देखें तो आई ईट एप्पल, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, वर्ब ईट है और ऑब्जेक्ट क्या होता है एप्पल, सही ऑर्डर में है ये।
नाउ नो नाउ अब हम देखते हैं note semantic and syntax both refer to sentences. Semantic refers to the only meaning of a sentence, but syntax refer to the structure or rules of a sentence. यही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस को ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही तरीके से लिखना और बोलना ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या है इसमें, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सही ऑर्डर होना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नाउ एलिप्स, इट इज़ अ punctuation mark consisting of 3 dots. Ellipses are used when we want to neglect a word, phrase, line, a paragraph, etc. Example: after school I went to her house, which was a few blocks away, and then come home. So basically अगर हम ellipsis समझे, ये एक punctuation mark होता है जो 3 dots से बनता है। जब हम किसी वर्ड या फ्रेज़ या लाइन को छुपाना या नेगलेक्ट करना होता है तो हम एलिप्स का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस विच वॉज़ अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड देन कम होम। यहाँ पे एलिप्स का यूज़ करके कुछ चीज़ छुपाई गई है जो हमें पता नहीं है। नाउ here are 5 domains of language: phonology, morphology, syntax, semantic, and pragmatics. So basically, phonology, the rules of speech, sound, how phonemes are used. So अभी हमने ये चीज़ हमने अभी पहले भी डिस्कस की है, पर एक बार और भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो पहला है फोनोलॉजी। ये रूल्स होते हैं जो स्पीच, साउंड जैसे कि कॉन्सोनेंट्स और वोबल्स को यूज़ करने का ये तरीके बताते हैं। मतलब कैसे हम साउंड को मिलाकर वर्ड्स बनाते हैं और कौन से साउंड कैसे प्रोनाउंस करने चाहिए। नाउ मॉर्फोलॉजी, द रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, हाउ मॉर्फीम आर यूज्ड। सो मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, ये रूल्स होते हैं जो वर्ड्स बनाने के स्ट्रक्चर को बताते हैं, यानी कि किस तरह से रूट वर्ड्स को छोटे पार्ट्स यानी कि मॉर्फीम में तोड़कर नए वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि बुक से बुक्स या रन से रनिंग। नाउ सिंटैक्स, द रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो सिंटैक्स क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये रूल्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। मतलब किस ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना होता है तक कि एक प्रॉपर और समझने लायक सेंटेंस बन सके। जैसे शी इज़ रीडिंग सही है, पर रीडिंग शी इज़ गलत है। उसी तरीके से नाउ फोर्थ पॉइंट है सिमेंटिक्स, द रूल्स रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। सो बेसिकली ये क्या होता है? ये रूल्स लैंग्वेज का मीनिंग को समझाने में मदद करते हैं। मतलब वर्ड्स का क्या मतलब है और उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है। जैसे डॉग का मतलब एक एनिमल है और उसका मीनिंग हर जगह सेम ही रहेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट है प्रैग्मेटिक्स, द रूल्स दैट अकर विद इन सोशल सिचुएशंस। ये क्या होता है? ये रूल्स बताते हैं कि लैंग्वेज का यूज़ कैसे सोशल सिचुएशंस में होता है। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से और किस टोन में बात करनी चाहिए। जैसे के साथ कैजुअल बात करना अलग है और टीचर्स के साथ फॉर्मल तरीके से बात करना अलग है। नाउ लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। अब हम लेवल्स को पढ़ते हैं। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, यानी कि हम पहला पढ़ते हैं, ये क्या है? ऑल साउंड सिस्टम साउंड्स। पहला जो होता है फोनेटिक्स, पहले ये समझते हैं, ये साउंड लेवल के बारे में होता है। मतलब हम जो साउंड सुनते हैं जैसे बा, का, टा, उनका स्टडी होता है ये। और फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी ये सिस्टम ऑफ साउंड होता है। मतलब कैसे डिफरेंट साउंड को एक लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और कैसे उनका कॉम्बिनेशन बनता है। नाउ मॉर्फोलॉजी, फॉर्म्स एंड वर्ब्स। बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी होती है ये वर्ड्स और उनके पार्ट्स का स्टडी है। जैसे एक वर्ड को ब्रेक करके देखना, टीचर को टीच
और ER में डिवाइड करना। इसमें हम वर्ड फॉर्म और उनकी स्ट्रक्चर समझाते हैं। सो नाउ सिंटैक्स, क्लॉसेस एंड सेंटेंसेस। सो बेसिकली जो सिंटेंस होता है, सिंटेंस का मतलब है सेंटेंस बनाना, जैसे कैसे वर्ड्स को अरेंज करना होता है ताकि वो प्रॉपर सेंटेंस बन सके, जैसे आई ईट एन एप्पल वर्सेस ईट आई एप्पल। नाउ सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वेरियस काइंड्स। सो सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स और सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं, मतलब एक वर्ड या सेंटेंस का क्या मीनिंग है, जैसे एप्पल का मतलब है एक फ्रूट, या फिर किसी सेंटेंस का क्या मीनिंग है। नाउ लास्ट, प्रैग्मेटिक्स, लैंग्वेज यूज़। अभी हमने डोमेन्स में भी यही चीज़ पढ़ी थी। सो प्रैग्मेटिक्स का मतलब है लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज का यूज़ रियल लाइफ सिचुएशंस में, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह बात करते हैं। जैसे कैन यू पास मी द सॉल्ट को हम रिक्वेस्ट समझते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे पूछते हैं पास द सॉल्ट, तो वो थोड़ा कमांड जैसा लगता है। ये सारे लेवल्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक लैंग्वेज को समझने में हेल्प करते हैं। Chomsky theory. Children do not learn a new language but naturally acquired it through an inborn language device. This hypothetical device in the human brain is called a language acquisition device or LAD. So basically, चॉम्स्की की थ्योरी कहते हैं कि बच्चे कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखते, बल्कि वो नेचुरली अपनी लैंग्वेज अपने दिमाग में एक इनबोर्न डिवाइस के थ्रू एक्वायर करते हैं। इस डिवाइस को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि लैड कहा जाता है। All human have a universal grammar, UG. UG means some grammar rules that is common for all languages. सो ये पॉइंट हमें बताता है कि हर इंसान के पास एक यूनिवर्सल ग्रामर यूजी होता है जो सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन होता है, मतलब हर लैंग्वेज के बीच कुछ ऐसे ग्रामर रूल्स होते हैं जो सब में मिलते हैं। A child acquires vocabulary by language acquisition device and with inborn universal grammar produce sentences. It is a nativist theory of language. सो हम इन पॉइंट्स को समझे, ये हमें बताते हैं कि बच्चे अपनी वोकेबलरी लेड के थ्रू एक्वायर करते हैं और फिर अपनी इनबोर्न यूनिवर्सल ग्रामर का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। कहता है ये थ्योरी एक नेटिविस्ट थ्योरी है जो ये मानती है कि लैंग्वेज सीखना इंसान की नेचुरल एबिलिटी है। ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, स्टीफन क्रॉशन theory of second language acquisition. He basically suggests how to acquire a second language, target language, rather than learning. Crossan give 5 main hypotheses on second language acquisition. So जो इसका थ्योरी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में है, उसने ये बताया है कि हम एक सेकेंड लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं सीखने की बजाय। रोशन ने 5 इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस दिए हैं जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। सो आइए हम इनको पढ़ते हैं। तो पहला है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। Acquisition is better than learning to create an environment for language acquisition. सो ये पॉइंट हमें समझाता है कि जो स्टीफन थे कहते हैं कि लैंग्वेज का एक्विजिशन नेचुरल वे में सीखना, एक्विजिशन मतलब नेचुरल वे में सीखना होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लर्निंग यानी कि फॉर्मल वे में पढ़ाई करना से। मतलब क्या है, ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है उसको एक्विजिशन करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बल्कि इसके कि उनको क्या करें हम, वो उनकी पढ़ाई करें। अगर हम लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं तो वो ज़्यादा नेचुरली और अच्छे से आते हैं, मतलब हमें अच्छे से आ जाता है बोलना। नाउ सेकेंड पॉइंट है मॉनिटर हाइपोथेसिस। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज इन ए फॉर्मल वे, देन वी मॉनिटर
द लैंग्वेज। सो है मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें हम समझते हैं कि जब हम लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, नेचुरली सीख लेते हैं, तब फॉर्मल वे में लर्निंग के बाद हम अपनी लैंग्वेज को मॉनिटर करते हैं, मतलब ग्रामर या रूल्स को कंसाइजली ध्यान में रखते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। वी मस्ट एक्वायर लैंग्वेज रूल्स इन ए नेचुरल वे। सो ये पॉइंट हमें समझाता है कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, लैंग्वेज के रूल्स को हमें नेचुरली सीखना चाहिए। जैसे हम अपनी पहली लैंग्वेज सीखते हैं, कुछ रूल्स नेचुरली सीखे जाते हैं और फिर दूसरे रूल्स ग्रेजुअली आते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारा इनपुट हाइपोथेसिस। कॉम्प्रिहेंसिबल inputs helps in second language acquisition. The input level should be just above the level of the learner. इनपुट हाइपोथेसिस, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ऐसा इनपुट चाहिए जो समझ में आए लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग हो, मतलब जो हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ताकि हम नेचुरली उसको समझ कर सीखें, मतलब सीख सकें। और फिफ्थ पॉइंट है effective filter hypothesis. If the factor number 1 anxiety is high and number 2 motivation, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, मोटिवेशन है यहाँ पे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर लो, देन देयर इज अ मेंटल ब्लॉक दैट प्रिवेंट्स इनपुट लैंग्वेज रीच द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है, पॉइंट अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस, ये पॉइंट हमें समझाता है कि जो स्टीफन है वो कहते हैं कि अगर हम ये जो स्टीफन है ये कहते हैं कि अगर हम एंजाइटी है, मतलब हमारी जो एंजाइटी है और मोटिवेटेड नहीं है, मतलब अगर हम एंजाइटी हमारी जो हाई है और हम मोटिवेटेड नहीं है या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारा कम है, तो हमारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है। इससे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड तक इनपुट नहीं पहुंच पाता और हम लैंग्वेज सीखने में स्ट्रगल करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझें, जो स्टीफन का कहना है कि अगर हम लैंग्वेज को नेचुरली और स्ट्रेस फ्री वे में सीखते हैं तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पेड नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, CDP, साइंस, इन सब की, और प्री वाईक्यू भी है। थैंक यू एवरीवन।